सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम पे आप देख रहे हो, आप आई होप सो आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज। और हम लोग ने लेक्चर 3 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किए थे। हम लोग ने रेजिस्टेंस क्या है हम लोग ने डिस्कस किया था, रेसिस्टिविटी क्या है डिस्कस किया था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे। और ये लेक्चर 4 और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज इधर हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज भी करेंगे जो भी हम लोग ने लेक्चर 3 में सीखा था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग वो उसको अच्छे से समझे वो, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लेक्चर 4। तो आप चाहिए तो जाके लेक्चर 3 में बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर एक क्विक रिकैप तो देने ही वाला हूँ। और साथ ही साथ ये लेक्चर 4 इज गोना बी अ बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ PYQs, सो बी रेडी। आप अपने नोट्स वो सब रेडी रखिए एंड सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिकैप। हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा था कि इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन किसको होता है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द व्हाट, टू फ्लो ऑफ चार्जेस, बराबर, टू ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, है कि नहीं? ये हम लोग ने देखा था। और फिर हम लोग ने इसका एक हम लोग ने बेसिक सा एक डेफिनेशन देखा था, दैट आर इज व्हाट, दैट रेजिस्टेंस आर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, अपॉन द करंट जिसमें से इतना पास हो रहा है कि नहीं? हम लोग ने ये देखा था। फिर हम लोग ने बोला था कि इसका जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट ओम होता है कि नहीं? फिर हम लोग ने बोला था ये रेजिस्टेंस जो है ये वो मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है कि नहीं? ये जो रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है। फिर एक और फॉर्मूला हमारे इंफॉर्मेशन में आया था, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये हमको एक फॉर्मूला आया था। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर कंडक्टर या पर्टिकुलर मटेरियल के डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर अगर लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ अगर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर रास्ता लंबा हो रहा है, रास्ता अगर आपका लंबा हो रहा है तो उतनी ज्यादा कोलिशंस का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कर्नल और दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। तो जितना ज्यादा कोलिशंस उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस और लेंथ में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। वैसे ही एरिया में, है कि नहीं? क्योंकि एरिया अगर एरिया आपका एकदम मतलब कम हो गया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं? एरिया कम हो गया तो ज्यादा कोलिशंस होंगे अगेन, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये डायमेंशंस का तो बात हम लोग ने कर लिया। फिर हम लोग ने ये भी बोल दिया कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगेन वही, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा और फास्ट वाइब्रेट करेगा, ज्यादा और फास्ट वेलोसिटी गेन करेगा, है कि नहीं? उसकी वजह से कोलिशंस भी ज्यादा हो गए, कोलिशंस भी ज्यादा होने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है कि नहीं? फिर हम लोग ने देखा कि रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी मतलब वो भी मटेरियल का आपका एक प्रॉपर्टी होता है, और ये जो होता है वो मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं? ये जो रो होता है ये क्या होता है, मटेरियल एंड टेम्प डिपेंडेंट होता है, ठीक है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? ये मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप कॉपर ले रहे हो, अगर समझो कॉपर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू है समझो X, तो आप 2 किलो कॉपर लो, 3 किलो कॉपर लो, 3 सेंटीमीटर कॉपर लो, 3 मीटर कॉपर लो, सबका रेजिस्टिविटी X ही होगा। आपका मटेरियल अगर सेम है तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, रेजिस्टिविटी आप चेंज कर सकते हो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो अगेन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों आपका चेंज होगा। बट रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, वो आपको एक बार ध्यान रखना है। आपका रेजिस्टिविटी आपके लेंथ, एरिया या डायमेंशन से चेंज नहीं होने वाला। तो हम लोग ने उतना देख लिया रेजिस्टिविटी के बारे में। फिर हम लोग ने देखा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग ने G से डिनोट किया था, और हम लोग ने बोला था दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका हम लोग जो SI यूनिट आया था हम लोग उसको बोलते थे कि ओम इनवर्स, नहीं तो हम लोग ने बोला था कि इसको बोलते हैं मो बोला था, है कि नहीं? ओम का सीधा उल्टा। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? अगेन कंडक्टिविटी हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेजिस्टिविटी। और आपका रेजिस्टिविटी का आपका SI यूनिट क्या था? इसका SI यूनिट आपको क्या आएगा, दैट इज ओम मीटर आया था, ओम मीटर। तो इसका क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बराबर, यही आया रहेगा, ठीक है? तो हम लोग ने थोड़ा बहुत अपना रिवीजन कर लिया है, ये हमको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं करंट डेंसिटी के ऊपर। करंट डेंसिटी, तो जैसे ही हम लोग को करंट डेंसिटी, हमको एक शब्द आता है ना, तो करंट डेंसिटी हम लोग पहले सबसे पहले इसको J से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी J इज बेसिकली I अपॉन एरिया,
मतलब आपका करंट जो है एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अभी आपको एक बात जानना है दैट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया आप बोलोगे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या करंट का डायरेक्शन। सो इसका जो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी आप बोलोगे एक सेकेंड, हम लोग ने तो सीखा कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, और एरिया, एक सेकेंड, एरिया तो मेरे हिसाब से स्केलर होना चाहिए, तो करंट डेंसिटी आपका वेक्टर कैसे हुआ? नाउ दिस इज वेरी रॉन्ग। एक्चुअली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपके दिमाग में आएगा है एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, ऐसा कौन बोलता है 2 मीटर स्क्वायर नॉर्थ, ऐसा थोड़ी। बट द थिंग इज कि एरिया, आप जब भी आप थोड़ा और एडवांस फिजिक्स पढ़ोगे तभी आप समझोगे कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हम लोग इसको और डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, और जब भी आप फ्लक्स वो सब निकालते हो तभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए आप मान के चलो आपका एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इसके वजह से आपका करंट डेंसिटी आपका भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो करंट डेंसिटी का आपको अगर इतना समझ में आया ना तो आप इतना बस हो गया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग थोड़ा और रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ करंट डेंसिटी जे सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका? कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग को मालूम है I इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD ENA, ठीक है, इतना हम लोग को मालूम है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे करंट डेंसिटी चाहिए ना, करंट डेंसिटी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया को उस तरफ लेके जा सकता हूँ तो मुझे करंट डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई ए हो जाएगा, I बाई ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VD EN, है कि नहीं? अच्छा, फिर हम लोग के स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला एक डिराइव किया था, है कि नहीं? उसमें हम लोग को क्या मिला था, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ एवरेज, ये हम लोग को मिला था। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, E दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m इनटू टाउ एवरेज, बराबर। यही हम लोग को तो मिला था VD का वैल्यू, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब ये चीज़ को हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे हमको क्या मिल रहा है, J इज इक्वल टू E इंटू E डिवाइडेड बाई M टाउ एवरेज इंटू E इंटू N, बराबर, ठीक है। तो J मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, E स्क्वायर E टाउ एवरेज N बाई M, ये मिल रहा है कि नहीं मुझे, ये मुझे मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी देखो अगर आप इधर एक चीज़ नोटिस करोगे, व्हाट इज दिस टर्म, ठीक है, मैं इसको एक अच्छे से रीराइट कर लेता हूँ। अगर रीराइट करूँगा तो मुझे ये क्या मिल रहा है, दैट J इज इक्वल टू E स्क्वायर टाउ एवरेज N बाई M इंटू E। तो आप मुझे बोलो ये वाला टर्म, अगर मुझे इसको अच्छे से हाईलाइट करना है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है, M अपॉन E स्क्वायर टाउ इंटू N आता है कि नहीं, यही आता है ना। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है, बट रेसिप्रोकल फॉर्म में। एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग, ठीक है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट दिस इज J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E, 1 अपॉन रो इंटू E। और इससे हम लोग को क्या आया, दैट दिस इज, इधर मैं इसको फाइनल लिख देता हूँ, दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो ये जो रिलेशनशिप आया है ना, और ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशनशिप आया है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
समझ में आ रहा है? सो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड आप रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत रो के बारे में। रो दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत फॉर्मूलाज मैंने लिख के रखा है, तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर रो का वैल्यू मेरा क्या है? रो का वैल्यू मेरा है m/n/e² इंटू टाउ, बराबर। अच्छा, अभी यहाँ पर m क्या है मेरा? m मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n मेरा क्या है? n मेरा होता है मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ मेरा रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल कर रहा होता है तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम में टाउ बोलते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सबका एवरेज लेंगे तो वो जो टाइम आता है उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या टाउ से डिनोट करते हैं। तो हमको रो का फॉर्मूला मिल गया, और ये अगर रो है तो ये अपना आर का फॉर्मूला। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो चीज़ है ये मेरा रो ही है, ये मेरा रो ही है। घूम फिर के ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है कि नहीं? अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, रो कैसा है? रो कैसा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 kg कॉपर लो, 2 सेंटीमीटर कॉपर लो, 3 मिलीग्राम कॉपर लो, ठीक है, या 3 किलो कॉपर लो, इन सबका रो सेम होगा, बट रेजिस्टेंस अलग होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस अलग क्यों होगा? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पे डिपेंड करता है। रो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इधर आपका डायमेंशन अलग है कि नहीं? आपका डायमेंशन अलग है, आपका साइज अलग है, तो आपका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, और आपका रो क्या होगा? बट सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। जब तक मटेरियल सेम है, आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका सेम ही होगा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अगर समझो मुझे अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू मुझे मास भी रिलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो अगर मुझे मास से भी रिलेट करना है तो देखो, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। मुझे मास के साथ भी रिलेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे इतना मालूम है, मुझे कैसे भी करके इसमें वॉल्यूम का टर्म लेके आना है, वॉल्यूम का टर्म। आई नो दैट वॉल्यूम जो होता है वो मेरा एरिया इंटू लेंथ होता है, ये मुझे पता है, इतना मुझे पता होता है। क्या तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है इधर? तो मुझे मिल रहा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एंड आई नो दैट डेंसिटी भी तो चेंज नहीं होने वाला ना मटेरियल का, है कि नहीं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये मुझे पता है। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो R इज इक्वल टू, तो मुझे वॉल्यूम का क्या वैल्यू आ रहा है? मास अपॉन डेंसिटी आ रहा है, तो रो इंटू एल स्क्वायर, वॉल्यूम के जगह पे मैं ये लिखूंगा मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर गया। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो, और हम लोग PYQs में भी देखेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला कहा तो हम लोग PYQ में यूज करने वाले हैं। तो रो इंटू एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई एम इज ऑल्सो वन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सो इससे आपको पता चल रहा है कि मास बढ़ने से भी आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस के उधर जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और हम लोग अपना कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बताता है द रेजिस्टिविटी ऑफ आयन इज समथिंग एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आयन वायर ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ohm. ओके, if both the length and the diameter of the wire are doubled, okay, then the resistivity in ohm meter will be। अभी जो लोग अच्छे से पढ़े नहीं वो सीधा फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे, बट इधर पूछा क्या है? उन्होंने क्या पूछा है? रेजिस्टिविटी पूछा है, और उन्होंने क्या बोला कि डायमीटर और लेंथ, विच आर डायमेंशंस को चेंज किया है। हम लोगों ने इतना महाभारत पढ़ा कि डायमेंशंस पे डिपेंड करता ही नहीं है अपना रेजिस्टिविटी। तुम कुछ भी लेंथ या एरिया लेके आओ, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब तक मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। तो इधर रेजिस्टिविटी क्या है? 1 × 10⁻⁷। तो इधर रेजिस्टिविटी क्या होगा? इसका आंसर ए। खत्म, इतना ही था सवाल। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग ऐसे बिना पढ़े उन लोग टिक मार देते हैं। तो आपको ध्यान से देना है कि रेजिस्टिविटी आपका बस
मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप डायमेंशंस कुछ भी लेके आओ, इतना समझा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू वायर्स ऑफ द सेम डायमेंशंस बट डिफरेंट रेजिस्टिविटीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, मतलब क्या है, अगर ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि सेम डायमेंशंस है, तो ये मैं मान लेता हूँ इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है कि नहीं, इसका भी लेंथ, और ये एरिया इधर A है और इसका एरिया भी इधर A है। ओके, इतना हम लोग ने मान लिया। ओके, फिर हम लोग बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि इट इज रेजिस्टिविटीज अलग है। अच्छा, मतलब मटेरियल अलग होगा, मतलब ये ρ1 है, ये मेरा ρ2 है। अच्छा, तो अगर मेरा डायमेंशन सेम है बट रेजिस्टिविटी अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होंगे, तो इधर मैं बोल सकता हूँ ये R1 होगा और ये R2 होगा। ओके, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अच्छा, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ढूंढना है, रेजिस्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ढूंढना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि ये पूरे चीज को मैं एक वायर मान लेता हूँ। अभी ये पूरे चीज को मैं एक वायर मान लेता हूँ, है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना मुझे मालूम है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इतना मुझे मालूम है कि नहीं। अच्छा, और R इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ पूरे चीज का। कैन आई राइट दिस एज रो इक्विवेलेंट, सम रो इक्विवेलेंट, जो मुझे पता नहीं, हम लोग ढूंढेंगे। लेंथ क्या होगा पूरे चीज का, 12 होगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज को जोड़ा है। अच्छा, 12। एरिया क्या होगा, अभी भी एरिया तो ए ही होगा ना, कैसे भी करके एरिया ए है, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसा। इज इक्वल टू R1 का क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ ρ1 L इंटू ए डिवाइडेड बाई ए बराबर, और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ2 L डिवाइडेड बाई ए लिख सकता हूँ कि नहीं। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। अभी देखो इधर क्या है, मुझे बस इधर ये करना है कि ये ए से ए कट गया, और फिर L कॉमन ले रहा तो L भी कट गया, खत्म। तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2, है कि नहीं। और मुझे रो इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पर रो इक्विवेलेंट मिल रहा है मुझे ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एक्चुअली आपकी जेई में भी आ चुका है और आपकी नीट में भी आ चुका है। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, तो आप इसको और अच्छे से एक और बार ट्राई कर सकते हो। एंड हियर इज द सॉल्यूशन। सो फाइनल आंसर हमको क्या है, ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, masses of 3 wires of copper are in the ratio of 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1. Then the ratio of their electrical resistance will be. इधर रेजिस्टेंस पूछा है। अच्छा, अभी देखो, अगर इससे पहले हम लोग ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आप ध्यान दोगे, हम लोग ये फॉर्मूला जो लिखे थे, दैट इज R इज इक्वल टू ρL² डेंसिटी बाई m, दैट इज RL² डेंसिटी बाई m। तो अगर आप देखोगे तो R इज इक्वल टू ρL² डेंसिटी बाई m, ये वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन यूज हुआ है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो। डिराइव करने में क्या प्रॉब्लम है, R इज इक्वल टू ρL बाई a है, एरिया को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो, वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म्स में लिखो, काम खत्म। तो अभी देखो, ये हम लोग को फॉर्मूला मिला है। अच्छा, इसमें क्या उन्होंने बोला कि मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ द कॉपर बोला है, तो डेंसिटी आपका क्या होगा, ये होगा आपका कांस्टेंट, ये होगा आपका कांस्टेंट, है कि नहीं। और उन्होंने बोला कि मास, अच्छा कि मास चेंज हो रहा है तो मास कांस्टेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, ये भी कांस्टेंट होगा ना, ये भी कांस्टेंट होगा आपका, ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि कॉपर है, सेम मटेरियल, काम खत्म। तो आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² बाई m, काम खत्म। अभी आप लोग को क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि जो मास है, अच्छा तो मैं बोल देता हूँ मास m1 इज टू m2 इज टू m3 का रेशियो गिवन है 1:3:5, और लेंथ का रेशियो गिवन है 5:3:1 गिवन है। अच्छा, उन्होंने कुछ बोला कि रेजिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो में क्या होगा, दैट इज R1 का मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, इधर मुझे R1 का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे L² बाई m। तो L1 क्या होगा मेरा, तो इट इज L1² बाई m1, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा मुझे आंसर, दैट इज 5/1 विच इज इक्वल टू 25। तो वैसे ही R2 का वैल्यू कितना मुझे मिल रहा है, दैट इज L2² बाई m2, है कि नहीं। तो L2 क्या है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 विच इज व्हाट 9/3 विच इज 3। ओके, फिर R3 का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज L3² बाई m3, ये मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज 1/5 विच इज मुझे मिल रहा है, ये अभी भी ये मिल रहा है 1/5। अच्छा, अभी मुझे इसका रेशियो निकालना है कि नहीं, तो मुझे क्या मिल रहा है 25 3 1/5। ओके, तो 25 3 1/5 है ना, विच इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3।
अब रेशियो है ना, तो रेशियो अगर बोला है तो मैं इसको ऐसा फ्रैक्शन में तो नहीं छोड़ सकता, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है, R1:R2:R3 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया मेरा रेशियो का अपना रेजिस्टेंस का रेशियोज। क्या आपको ये क्वेश्चन समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ दिस इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस रो रेसिस्टिविटी के साथ पूछा जा सकता है। हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से भी करेंगे, फिर मैं एक आपको शॉर्टकट भी बोलूंगा जो आप यूज कर सकते हो। उन्होंने कोई बोला कि वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ L, ओके, उन्होंने एक वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है, और रेजिस्टेंस R है। अच्छा, रेजिस्टेंस R है इसका, ठीक है भाई। इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, स्ट्रेच करके इन्होंने क्या कर दिया, इसका लेंथ 12 कर दिया। अच्छा, 12 कर दिया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसका रेजिस्टिविटी रो होगा, इसका भी रो ही होगा क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है रो L बाई ए, ठीक है, ओके। इन्होंने बोला है इट इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, है कि नहीं? तो नया जो रेजिस्टेंस है वो होगा रो L के बदले में 12 लिखूंगा, है कि नहीं, 12 लिखूंगा अपॉन। अच्छा, अभी एरिया तो चेंज होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आप एक चीज है, अब ये इतना मोटा चीज है, आपने ये मोटे चीज को खींचा तो इसका एरिया तो कम होगा, एरिया कम होगा, कितना कम होगा, क्या होगा ये नया एरिया? चलो कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज को, ये बॉटल को समझो, ये बॉटल मेटल है, मैंने ये बॉटल को पूरा मेल्ट कर दिया, ठीक है। ये 1 लीटर का बॉटल है कि नहीं, 1 लीटर का बॉटल है। मैं ये बॉटल को मेल्ट करके कोई भी शेप बना, उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 लीटर ही होगा, क्योंकि भाई जितना चीज है उतना ही मेल्ट करवा रहा हूं ना मैं। तो सेम चीज है, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? तो अभी देखो, इधर मेरा वॉल्यूम क्या था, ये वाले कंडीशन में इधर मेरा वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ, ये होगा मेरा वॉल्यूम, बराबर। इधर मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इधर मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, एरिया इंटू लेंथ ही होगा। तो देखो, दैट इज, इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि न्यू वॉल्यूम, सॉरी नॉट न्यू वॉल्यूम, जो मेरा ऐसा लिख सकता हूँ ना कि V इनिशियल, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या था मेरा, एरिया इंटू लेंथ। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा मेरा, दैट इज एरिया, जो एरिया ढूंढना है उसको A' बोल देता हूँ मैं, और लेंथ मेरा क्या है, 12 है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये L से ये L कट गया, और A' मुझे कितना मिल रहा है, A/2। तो मुझे A' का वैल्यू मुझे मिल रहा है, A' का वैल्यू मुझे मिल रहा है A/2। मतलब अगर मैंने एक L लेंथ को, मैंने उसको ट्वाइस लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया, तो मुझे इसका एरिया क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, A/2 हो रहा है। तो इधर आंसर हो जाएगा A/2। तो R' इज इक्वल टू, मुझे क्या हो रहा है, ये रो 2L, 2 ऊपर चला जाएगा, A और ये 2 हो जाएगा, दैट इज R' इज इक्वल टू 4 रो L बाई ए, दैट इज 4 रो L बाई ए। समझ में आ रहा है? और ये तो मेरा पुराना रेजिस्टेंस है, विच इज बेसिकली मेरा 4R। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है यहाँ पर। समझ में आया आपको? ठीक है, एक और सवाल, सेम चीज़ है यहाँ पर सेम चीज़ है, लेंथ है और रेजिस्टेंस उसका R है। उन्होंने बोले कि कंप्रेस कर दिया। अच्छा, कंप्रेस कर दिया, अभी तो कंप्रेस कर दिया आधा, L/2, है कि नहीं? तो सेम चीज, कंप्रेस करो, स्ट्रेच करो, कुछ भी, वॉल्यूम तो उतना ही होने वाला है ना। तो सबसे पहले एरिया ढूंढ लेते हैं। तो इधर मेरा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनिशियली मेरा क्या है, इधर अगर एरिया A है और इधर मेरा A' मान लो, तो इधर मेरा क्या होगा, A इंटू L होगा, है कि नहीं? और इधर मेरा V फाइनल क्या होगा, मेरा L/2 इंटू A', बराबर। बट मेरा दोनों वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये L से ये L कट गया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, A' मुझे क्या मिल रहा है, A' का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2A, मतलब ट्वाइस हो गया, खत्म। तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना है, R' कितना आएगा मुझे, दैट इज रो L/2, और एरिया कितना आया, 2A, है कि नहीं? तो 2A, बराबर। तो ये मुझे कितना आया, 1/4 टाइम्स ऑफ रो, मतलब सॉरी नॉट रो, रेजिस्टेंस, पुराना वाला रेजिस्टेंस R। तो इसका मतलब क्या है, मेरा रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी शॉर्टकट में बढ़ते हैं। शॉर्टकट ये है, जब भी आपका ऐसा सवाल आया, कंप्रेस कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, या मेल्ट कर दिया, या उसको छोटा कर दिया, जब भी ऐसा सवाल आता है और उन्होंने बोला कि नया रेजिस्टेंस ढूंढो, अगर नया रेजिस्टेंस R' है, दिस इज न्यू, R' इज इक्वल टू n² इंटू R कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। अभी शॉर्टकट ये क्या है,
ये कब यूज़ कर सकते हो, जब भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जब बीट मतलब मेल्ट करोगे, लेंथ बढ़ाओगे, छोटा करोगे, जो भी है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये n क्या चीज़ है, मतलब कितने से बड़ा या घटा है, ठीक है। मतलब इधर ऐसा लिख सकते हो कि कितने से बड़ा या घटा। क्या बड़ा या घटा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और r तो मेरा ओल्ड है। तो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, मेरा क्या हुआ था, लेंथ मेरा डबल हुआ था, डबल। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो r डैश इज इक्वल टू डबल, तो 2 आएगा ना आंसर, n का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू r विच इज r डैश इज इक्वल टू 4r, ये आया मुझे। फिर दूसरा सवाल क्या था, दूसरे सवाल में मेरा क्या था, n का वैल्यू क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लेंथ को आधा कर दिया है, तो n का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 विच इज r/4। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, आप अगर चाहिए तो इसको यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट को याद कर सकते हो, स्टार करके रखो, दैट इज r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। वो ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज मेरा लेक्चर बीच में रुक गया, मतलब मेरा कैमरा बीच में रुक गया था। तो एक काम करते हैं, अभी जितना रिकॉर्ड हुआ मैं उतना अपलोड कर देता हूँ। तो बाकी का जो है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, मैं लेक्चर 5 में कंटिन्यू करूँगा एंड वो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।